हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 28 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर टॉपिक्स। फर्स्ट इज बैंकॉक कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस हो रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन के ऊपर और इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स होंगे उनके ऊपर। तो ये आपको काम आएगा गवर्नेंस में, ये आपको काम आएगा इंटरनेशनल रिलेशन में, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक इज टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व। हम लोग टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं, टाइगर कंजर्वेशन भी करते हैं, बट टाइगर रिजर्व के अंदर व्हाट इफ के टाइगर जो बाहर आ जाते हैं रिजर्व से, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए भी एक टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व स्कीम प्रोजेक्ट नया आया है जो कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रिलेटेड है। थर्ड इज एनईपी। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च हुआ था, उससे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्या चीजें हैं ये हम लोग पढ़ेंगे ऐसे में, जीएस 2 में ये काम आएगा, है ना। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस करके टॉपिक है, उसके अंदर एजुकेशन पढ़ना होता है, वहां काम आएगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस, रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस। नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट प्रोग्राम को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को रीच बढ़ाने के लिए और स्पेस के ऊपर नॉलेज बढ़ाने के लिए एनी स्पार्क्स। तो एनी स्पार्क्स मेंस में, खासकर एपीएससी के मेंस में काफी हाईली प्रोबेबल टॉपिक होगा इस साल के लिए, और नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए काफी हाईली प्रोबेबल टॉपिक होगा। So let's start with the topic. Government across Asia Pacific, including India, adopted a resolution at the third ministerial conference on Bangkok Conference on civil registration and vital statistics in Bangkok to achieve universal birth and death registration. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मतलब मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कॉन्फ्रेंस हो कहाँ रहा है? थाईलैंड का जो कैपिटल है बैंकॉक में हो रहा है। और यहाँ पे काम क्या होगा? यहाँ पे सिविल एंड सिविल रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। सिविल रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में अचीव करने की बात होगी 2030 तक। सारे लोगों का रिकॉर्ड हो कि कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों का डेथ हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, इसी से रिलेटेड ये सारी बातें यहाँ पे होनी है। तो सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स ये किसका इनिशिएटिव है? यूनाइटेड नेशन इसको डिफाइन करता है। यूनाइटेड नेशन का, द यूनाइटेड नेशन डिफाइन सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स एज द कंटिन्यूअस, परमानेंट, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग ऑफ अकरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइटल इवेंट्स। कि एक ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यूअस होता रहे, क्योंकि बर्थ हमेशा होते हैं, डेथ हमेशा होते हैं, कंटिन्यूअस होता रहे और परमानेंटली होता रहे, कभी बंद नहीं हो, क्योंकि रेगुलरली बर्थ और डेथ होते रहेगा। कंपल्सरी, जितने भी बर्थ हो रहे हैं, जितने भी डेथ्स हो रहे हैं, जितने भी डिवोर्सेस हो रहे हैं, जितने भी मैरिजेस हो रही हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। और साथ साथ में ये पूरा पूरा जो प्रोसेस हो रहा है इसको रिकॉर्ड किया जाए। इसको यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएन स्केप, तो यूएन स्केप इसको लीड कर रही है। फुल फॉर्म क्या होगा? UNESCAP। स्केप का फुल फॉर्म होगा इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। एशिया पैसिफिक क्या है हम आगे थोड़ा देर में मैप में समझेंगे। यूनाइटेड नेशन स्केप जो है इस पूरे कॉन्फ्रेंस को एक तरह से लीड कर रही है। और ये जो लीगल आइडेंटिटी सबको मिलेगा, चाहे बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, जो एसडीजी का टारगेट नंबर 16.9 अचीव करने के लिए फुलफिल करेगा। एसडीजी में टोटल गोल्स कितने हैं? 17 गोल्स है। 17 गोल्स में 16th नंबर गोल क्या है ना? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो पीस और जस्टिस कब आएगा? सब लोगों का जो लीगल आइडेंटिटी है वो वेल मेंटेन्ड रहेगा, तो उनको सर्विस अच्छे से मिलेगी, जस्टिस अच्छे से मिलेगा। तो अगर हम 16 के डिटेल में जाते हैं तो 16.9 पे मेंशन है लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल। प्रीलिम्स के लिए ये लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक क्या क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म। स्केप क्या है? यूएन स्केप। व्हाट इज यूएन स्केप? यूएन स्केप इज एन इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है, 1947 में स्टैब्लिश किया गया था। रीजनल कमीशन है एक तरह से यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का एक रीजनल कमीशन है, इस रीजन में एक कमीशन होना चाहिए, वो है ये यूएन स्केप का। मैंडेट क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाना,
एशिया एंड पैसिफिक रीजन में कैसे बढ़ाएंगे? फोस्टरिंग कोऑपरेशन, कोऑपरेशन को प्रमोट करके, फोस्टर मतलब होता है बिल्ड करके, प्रमोट करके, बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड एसोसिएट मेंबर्स। कंपोजिशन क्या है स्केप का, यूएन स्केप्स का? 53 मेंबर स्टेट्स हैं और 9 एसोसिएट मेंबर हैं। तो खैर ये टोटल मेंबर आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, जो बैंकॉक कहाँ पे है? थाईलैंड का कैपिटल है। यूएन स्केप एशिया पैसिफिक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रोग्रेस रिपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन का ही इनिशिएटिव है, जिसको 2030 तक पूरा किया जाना है। 2015 में ये इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया था और इसके अंदर टोटल 17 गोल्स हैं। गोल्स कौन कौन से हैं? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारे टोटल 17 गोल्स हैं। आपको बार बार पढ़ाया जाता है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरा वर्ल्ड अगर सस्टेनेबली डेवलप हो जाए तो पूरे वर्ल्ड में क्या क्या गोल्स अचीव होंगे। एपीएससी में भी इस बार एग्जाम में आया और हर साल प्रीलिम्स मेंस हर साल ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। स्केप, यूएन स्केप के मेंबर्स कौन से हैं? ये जो ग्रीन वाली कंट्रीज आप देख रहे हो, एशिया पैसिफिक। तो ये एशिया, ये पूरा रीजन क्या है? एशिया, और यहाँ पे पैसिफिक सीधे सीधे ओशन है। तो पैसिफिक आइलैंड नेशन, जो पैसिफिक जैसे ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में आ जाएगा, और इसके बाद में जाओगे तो यूएस आता। तो यूएस और बाकी ये एशिया पैसिफिक जो है इसकी मेंबर्स हो जाती हैं, और बाकी एसोसिएट मेंबर भी हैं जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। की आउटकम्स ऑफ द 2025 बैंकॉक समिट। बैंकॉक समिट का की आउटकम क्या है? कि एक्सटेंशन टू 2030, 2030 तक, 2030 तक जितना भी बर्थ हो रहा है, जितने भी डेथ्स हो रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्डेड होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। सीआरवीज डिकेड एक्सटेंड टू अलाइन विद द एसडीजी गोल। ये सीआरवी डिकेड को क्या किया जा रहा है? एक्सटेंड किया जा रहा है कि अलाइन किया जा सके किसके साथ? एसडीजी गोल के साथ क्या किया जा सके? अलाइन किया जा सके। सीआरवी मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सीआरवी बोल रहे हैं, सीआरवी। अब यहाँ पे आगे शॉर्ट फॉर्म हम सीआरवी यूज करेंगे, इसको हम लोग आगे सीआरवी बोला जा रहा है, ठीक है। सीआरवी डिकेड एक्सटेंडेड टू अलाइन विद द एसडीजी गोल, 2030 तक अचीव करना है। डिजिटल रिफॉर्म, एम्फोसिस ऑन एआई बेस्ड टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल पे एम्फोसिस है। रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाया जा रहा है कि एक रिकॉर्ड से दूसरा रिकॉर्ड को एक्सेस करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। प्राइवेसी पे फोकस रहेगा। इक्विटी, इक्विटी मतलब सब किसी को ये इसका फायदा मिले, इक्विटी, या सब किसी तक ये इनिशिएटिव पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी। फोकस ऑन जेंडर इक्विटी, डेटा प्रोटेक्शन एंड इन सीआरवीएस सिस्टम। नीड फॉर सिस्टमेटिक एंड इंक्लूसिव सीआरवीएस। ये सीआरवीएस सिर्फ सीआरवीएस नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक भी होना चाहिए, इंक्लूसिव भी होना चाहिए। ऊपर 14 मिलियन चिल्ड्रन इन एशिया पैसिफिक लैक बर्थ रजिस्ट्रेशन बाय एज 1। एक साल होते तक एशिया पैसिफिक में 14 मिलियन चिल्ड्रन, 1.4 करोड़ चिल्ड्रन को बर्थ रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हुआ रहता है। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होता है तो उनको एजुकेशन में लिमिटेड एक्सेस मिलता है, हेल्थ केयर सोशल प्रोटेक्शन में लिमिटेड एक्सेस मिलता है। वल्नरेबल ग्रुप्स इसमें कौन कौन से होते हैं? माइग्रेंट्स, खासकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेंट कर जाने वाले जो बर्थ हैं वो क्या है? वल्नरेबल हैं। माइनॉरिटीज जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, खासकर म्यांमार में रोहिंग्याज, पाकिस्तान में, नेपाल, ऑफन एक्सक्लूडेड, क्रिएटिंग जेनरेशनल स्टेटलेसनेस। जनरेशनल मतलब एक का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फिर उसके बच्चों का भी नहीं होगा, फिर उसके बच्चों का भी नहीं होगा। तो जनरेशन वाइज स्टेटलेसनेस मतलब वो किस स्टेट के अंदर रहता है, किस कंट्री के अंदर रहता है, उसका स्टेटलेसनेस बढ़ता रहेगा। इनकम्प्लीट सिविल रजिस्ट्रेशन स्क्यूज CSDG इंडिकेटर्स। अगर अगर सिविल रजिस्ट्रेशन ही इनकम्प्लीट है तो SDG इंडिकेटर हम किसके हिसाब से बना रहे हैं? जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उनके हिसाब से बना रहे हैं कि इतने परसेंट लोग पुअर हैं। पता चला कि बहुत सारे परसेंटेज लोग तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो भी पुअर ही होंगे जब रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैटरनल मोर्टेलिटी, चाइल्ड हेल्थ, पेंशन कवरेज लीडिंग टू वीक पॉलिसीज। तो अगर बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंटेड ही नहीं होंगे, उनका डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, है ना। आपने मूवी देखी होगी जिसमें पंकज त्रिपाठी आते हैं और उनको उनका डेथ सर्टिफिकेट उनको मिल गया रहता है कि ये तो मर गया इंसान, तो है ना। जिंदा और मरने के ऊपर बहुत सारा जो पॉलिसीज है वो काम अच्छे से नहीं कर पाता। लैक ऑफ लीगल आइडेंटिटी इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ट्रैफिकिंग। अगर लीगल आइडेंटिटी नहीं है
है ना। तो एफआईआर किसके नाम से होगा, ट्रैफिकिंग का काम बढ़ जाता है, चांस रिस्क ऑफ चाइल्ड मैरिज, मॉडर्न टाइप के स्लेवरीज बढ़ जाते हैं, खासकर डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए, गर्ल्स के लिए। वीक डेथ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन वीक है कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान में, कंबोडिया में। हैम्पर्स एपिडेमिक रिस्पॉन्स एज सीन ड्यूरिंग कोविड-19। नोट क्या है, नेशनल सीआरवीएस सिस्टम, द इंडियन नेशनल सीआरवीएस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 2015. As a result of these proactive policies, the registration of birth had increased from just over 86% at the beginning of CRVS decade to over 96% in India. जो डेथ्स का रजिस्ट्रेशन है 86% से कहां तक हो गया है, 96%। सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है, सिविल रजिस्ट्रेशन बेनिफिट द इंडिविजुअल, है ना। रजिस्ट्री ऑफिस की बात करें तो एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, वोटिंग कर सकेंगे, हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगा, राइट्स मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक वगैरह मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, सिविक पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स में, है ना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और साथ साथ ये सारा बेनिफिट तो किसको मिलेगा, इंडिविजुअल्स को मिलेगा। और साथ साथ स्टेट को क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, स्टेट अपना प्लानिंग अच्छा कर पाएगी, पब्लिक बेनिफिट्स को बढ़ा पाएगी, हेल्थ सर्विसेज को बढ़ा पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी अकॉर्डिंग बढ़ा पाएगी जितना पॉपुलेशन होगा, अर्बन प्लानिंग और अच्छे से हो पाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल आइडेंटिटी एंड सीआरवीएस सिस्टम, फाउंडेशन ऑफ लीगल आइडेंटिटी, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन जो होते हैं किसी भी पर्सन का लीगल आइडेंटिटी का फाउंडेशन है। इसेंशियल सर्विसेज उसको एक्सेस मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, बहुत सारा वेलफेयर स्कीम, इंश्योरेंस, पेंशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल प्रोटेक्शन बोलते हैं। लीगल एविडेंस, लीगल एविडेंस भी रहता है। डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड लीगल प्रूफ हेल्पिंग फैमिलीज विद इनहेरिटेंस, फैमिलीज को इनहेरिटेंस मिलता है, इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आसान होता है। इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट, रजिस्टर्ड मदर्स कैन सिक्योर लीगल आइडेंटिटी फॉर देयर चिल्ड्रन, ब्रेकिंग साइकिल्स ऑफ एक्सक्लूजन, तो एक्सक्लूजन का साइकिल ब्रेक हो जाता है। सपोर्ट्स एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, खासकर एसडीजी 16.9 को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। फॉर विमेन एंड गर्ल्स, सीआरवीज ओपन डोर्स, सीआरवीज सिस्टम मेक विमेन विजिबल एट की लाइफ मोमेंट्स, की लाइफ मोमेंट्स पे विजिबल रहती हैं। प्रोवाइडिंग एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ देयर स्टेटस, उनके स्टेटस का ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है, बर्थ कब हुआ, मैरिज एंड डिवोर्स कब हुआ, डेथ कब हुआ, ये सारा रिकॉर्ड वहां मेंटेन रहता है। की चैलेंजेस इन एक्सपेंडिंग सीआरवीएस कवरेज, की चैलेंज क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, माउंटेनियस रीजन, नेपाल, भूटान एंड स्मॉल आइलैंड नेशन फेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी इश्यूज। माउंटेनियस रीजन जो होते हैं, स्मॉल आइलैंड नेशन फेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी इश्यूज, मतलब वहां तक कई बार लोगों का डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, डेथ सर्टिफिकेशन में बहुत गैप होता है, एक्यूरेट कॉज ऑफ डेथ रिपोर्टिंग नहीं होता है ना, बहुत सारे वजह से लोगों का डेथ होता है, ऐसे बीमारी बोल के बोल दिया जाता है। इंटर एजेंसी फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारी जो एजेंसी हैं, मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन है, मतलब टुकड़ा टुकड़ा है एक तरह से, कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है ना, किसी और तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड मतलब कि बहुत सारा पॉपुलेशन ऐसा है जो डिजिटल मीडिया यूज करता है, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, एप्लीकेशन यूज करता है, बहुत सारी जगह नहीं यूज होता है। लो डिजिटल एक्सेस, लाओस में डिजिटल एक्सेस कम है, पपुआ न्यू गिनी में डिजिटल एक्सेस कम है, ट्राइबल एरियाज में डिजिटल एक्सेस कम है। रिस्क एक्सक्लूडिंग द मोस्ट वल्नरेबल को एक्सक्लूड करने का रिस्क ज्यादा है। कल्चरल नॉर्म्स एंड स्टिग्मा, इन पैट्रियार्कल सोसाइटीज बर्थ्स आउटसाइड वेडलॉक और टू सरोगेट मदर ऑफन गो अनरजिस्टर्ड, है ना, खासकर शादी के बाहर अगर बच्चे का जन्म होता है बिना शादी के, या सरोगेट मदर अगर बच्चे को जन्म देती है, तो ये ऐसे बर्थ कई बार अनरजिस्टर्ड हो जाते हैं, सोशल स्टिग्मा की वजह से, वीक लीगल प्रोटेक्शन की वजह से। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, नोडल अथॉरिटी इन इंडिया द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है। नोडल मिनिस्टर कौन है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सपोर्ट्स द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ दैट कैन बी स्टोर्ड सेफली एंड सिक्योरली इन द डिजिलॉकर, डिजिलॉकर में बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन सिक्योरली रखा जा सकता है। कॉज ऑफ डेथ को रिपोर्ट करना होता है। इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड द कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट टू द रजिस्ट्रार। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिविल रजिस्ट्रेशन? सिविल रजिस्ट्रेशन जहां बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है।
अंडर अ सेंट्रल एक्ट, गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। तो यहाँ इसके हिसाब से मैंडेटरी है पूरे कंट्री के अंदर बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कराना। इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ घूम घूम के रजिस्ट्रेशन करवाएगी। रजिस्ट्रेशन टू बी डन एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, जहां पे बर्थ हो रहा है वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा, जहां पे डेथ हो रहा है वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा। प्रोवाइड ए लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द जनरल पब्लिक, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट लीगल डॉक्यूमेंट मिलता है। इनिशिएटिव ऑन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अ सेंट्रलाइज पोर्टल फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। बर्थ एंड डेथ के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का। डेटा डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट started with support of UNICEF to digitize old record। यूनिसेफ ने इसको सपोर्ट किया था कि ओल्ड रिकॉर्ड को कैसे क्या करना है, डिजिटाइज करना है। डिजी लॉकर फॉर डिजिटल स्टोरेज ऑफ वाइटल सर्टिफिकेट्स, वाइटल सर्टिफिकेट्स को स्टोर करने के लिए क्या बनाया गया है? डिजी लॉकर बनाया गया है। अब डिजी लॉकर आप भी यूज हो सकता है, करते होंगे, ठीक है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन किसके अंदर आता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के अंदर, जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। आगे क्या होने वाला है? वे अहेड क्या है? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यह है इंश्योरिंग जेंडर इक्विटी, रजिस्ट्रेशन में जेंडर इक्विटी रहे। इंश्योर इनक्रिप्टेड कंसेंट बेस्ड डेटाबेस, जो डेटाबेस रहे वो इनक्रिप्टेड, मतलब ऐसे ही कोई खोल के चेक कर ले वैसा नहीं हो। कंसेंट बेस्ड, लोग जो पीपल जो कंसेंट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहे। डिप्लॉय मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट इन पैसिफिक आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड जो हैं वहां मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट हो, जो घूम घूम के रिमोट एरियाज में, म्यांमार में, अफगानिस्तान में, पैसिफिक आइलैंड में घूम घूम के बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कराए। लीगल रिफॉर्म होने चाहिए, खासकर रिफ्यूजीज को इंक्लूड करने के लिए, LGBTQ फैमिलीज को इंक्लूड करने के लिए, सरोगेट एंड एडॉप्टेड चिल्ड्रन के इंक्लूड करने के लिए। वर्बल ऑटोप्सी रोल आउट, मैंडेट WHO बेस्ड ऑटोप्सी टूल्स इन नेशन विथ हाई होम डेथ्स। ऑटोप्सी क्या होता है? एक तरह से मरने के बाद ऑटोप्सी कराई जाती है ना। तो वर्बल ऑटोप्सी रोल आउट किया जाए, है ना, जहाँ पे होम डेथ ज्यादा होते हैं, घर के अंदर डेथ ज्यादा होते हैं, बांग्लादेश, कंबोडिया, है ना, जिससे कि मोर्टेलिटी डेटा जो है वो और ज्यादा एक्यूरेट मिल पाए। कंक्लूजन क्या है? बैंकॉक CRVS समिट 2025 marks a pivotal movement in advancing legal identity and inclusive governance across Asia Pacific. The word of Siromi Turaga, Minister for Justice and Acting Attorney General Fiji, during his address as the ministerial event, must go to every nation. इन्होंने क्या बोला? The progress of the decade was only possible because of shared commitment in the region. As we look ahead to 2030, together we can ensure that every person in our region is seen, heard and counted. Every person in our region, हर person एक region में heard हो और counted हो। टॉपिक नंबर 2 के पास चलते हैं। टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, टाइगर आउटसाइड टाइगर, टाइगर आउटसाइड टाइगर मतलब टाइगर रिजर्व जो होते हैं डेडिकेटेड जोन होते हैं जहां टाइगर्स रहते हैं। अब कभी बार टाइगर बाहर आ जाते हैं, है ना, तो बाहर जो टाइगर आ जाते हैं उनको कैसे टैकल करना है। बाहर टाइगर आ जाते हैं तो टाइगर या फिर एनिमल और साथ में ह्यूमन कन्फ्लिक्ट ये बहुत ज़्यादा होने लगता है। कई बार ह्यूमन लोग टाइगर को मार देते हैं, कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि टाइगर ह्यूमन को किल करने लग जाते हैं और मैन ईटर बन जाता है। तो इनको डील करने के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया है टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व। यह अभी एक पायलट स्कीम जैसा रहेगा। पायलट स्कीम किसको बोलते हैं? जो अभी छोटे स्केल पे लागू किया जाएगा, कहीं कहीं एक दो जगह पे लागू करके देखा जाएगा, इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा। अगर अच्छा हुआ तो उसको पूरे नेशन वाइड रोल आउट किया जाता है। रोल आउट मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है। The Union Minister, Environment Minister has given approval for funding the tigers outside the tiger reserve pilot scheme to manage human-tiger conflicts better through enhanced monitoring and protection. Enhanced monitoring से enhanced protection से टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोटेक्ट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसी है ना, कि कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो एक एजेंसी इम्प्लीमेंट करती है और इसके लिए एक एजेंसी पहले से है जिसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। टाइगर कंजर्व करने के लिए बहुत पहले ही एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है NTCA। अभी ये प्रोजेक्ट 3 साल का है, पायलट प्रोजेक्ट है। उसका टोटल बजट भी काफी कम है, 88.7 करोड़ बजट है। बजट का पैसा कहाँ से आएगा? बजट का पैसा कैंपा से आएगा। कैंपा मतलब कैंपा कोला नहीं है यहाँ पे। कैंपा का मतलब क्या है? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। मतलब कई बार ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे ट्रीज काट दिए जाते हैं, है ना, पेड़ काट दिए जाते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ और बना दिया जाता है।
तो जब ट्री और पेड़ ऐसे काटे जाते हैं, फॉरेस्ट काटा जाता है, तो फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, कहीं और जगह पे जो पेड़ काटे गए हैं, कहीं और जगह पे जितने पेड़ काटे गए हैं उनको एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, फॉरेस्ट लगाने होंगे, ट्रीज लगाने होंगे, है ना। तो जो एजेंसी जो है ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करती है, वो पैसा देती है एफॉरेस्टेशन के लिए। वो पैसा जो एफॉरेस्टेशन के लिए मिलता है, वो फंड को क्या बोलते हैं हम लोग, कैंपा फंड बोलते हैं। और उसके लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। आपने एक जगह पेड़ काटा है, उसको कंपनसेट कीजिए दूसरे जगह एफॉरेस्ट करके। बेस्ड ऑन टाइगर मूवमेंट पैटर्न एंड कॉन्फ्लिक्ट ट्रेंड, 80 फॉरेस्ट डिवीजन हैव बीन आइडेंटिफाइड अक्रॉस 10 स्टेट फॉर इनिशियल रोल आउट। इनिशियली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 10 स्टेट को चुना गया है, उसमें 80 फॉरेस्ट डिवीजन को चुना गया है, बहुत कम भी नहीं चुना गया है। 90% of protected areas, 88 species and 50 million people are affected by human wildlife conflicts. Human wildlife conflict से 90% प्रोटेक्टेड एरिया जूझ रहा है, 88 स्पीसीज और 50 मिलियन पीपल, मतलब 5 करोड़ लोग जो हैं, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो अफेक्ट होते हैं ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के द्वारा। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का ऐसा कहना है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ये टेरी होता है। टेरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये डेटा जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा है, सीधे सीधे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट या एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, और डायरेक्टली ये डेटा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अंडरलाइंग कॉज ऑफ ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट एंड नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइगर आउटसाइड डेजिग्नेटेड रिजर्व ऑफन इनहेबिट एग्रीकल्चरल लैंडस्केप और फॉरेस्ट फ्रिंज नियर ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर आसपास फॉरेस्ट फ्रिंज मतलब किनारे किनारे की जगह पे या फिर एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में टाइगर कई बार निकल के आ जाते हैं। These area lack the dedicated protection mechanism। अब इस एरिया में टाइगर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। टाइगर एक एपेक्स प्रेडेटर है, एपेक्स मतलब हाईएस्ट, टॉप लेवल का प्रेडेटर है। प्रेडेटर मतलब बाकी जानवर को मारने वाला है। एंड टेरिटोरियल इन नेचर, और वो टेरिटरी मार्क करके रखता है कि ये उसका टेरिटरी है। कई बार टाइगर और टाइगर की फाइट भी हो जाती है, टेरिटोरियल फाइट। एक टाइगर दूसरे टाइगर को मार भी देता है टेरिटोरियल फाइट में। टाइगर्स ऑफन पुश अदर प्रेडेटर, दूसरे जो छोटे प्रेडेटर हैं, टाइगर एपेक्स प्रेडेटर है, बड़ा प्रेडेटर है, हाईएस्ट प्रेडेटर है। हाईएस्ट प्रेडेटर जो है कई बार छोटे प्रेडेटर जैसे लेपर्ड को भगा भी देते हैं ह्यूमन स्पेस से, जिससे कि रिस्क और बढ़ जाता है। नोटेबली सम ऑफ द मेजर कन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट जहां बार बार ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता रहता है, चंद्रपुर में तदोबा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। सुगरकन फील्ड अराउंड दुधवा एंड पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, उनके आसपास सुगरकन फील्ड है, वहां टाइगर्स घूमते हुए पाए जाते हैं। फॉरेस्ट डिवीजन नियर रणथंभौर राजस्थान में फॉरेस्ट डिविजन में टाइगर घुस जाते हैं। वायनाड केरला में टाइगर घुस जाता है। ह्यूमन डेथ्स ड्यू टू टाइगर अटैक 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक का डेटा यहाँ पे है। 22 में 111 डेथ्स टाइगर से हुए हैं लोगों के। बिटवीन 2020 एंड 2024 382 डेथ्स हुए हैं टाइगर रिलेटेड डेथ्स। तो अब ये प्रोजेक्ट जो किया जाएगा जिसमें टाइगर आउटसाइड टाइगर जो आपका रिजर्व है उसको कैसे किया जाएगा, फाइनेंस पैसा कहाँ से आएगा, कैंपा से आएगा। कैंपा मतलब कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड से आएगा। दिस फंड कंसिस्ट ऑफ पेमेंट कलेक्टेड इन ल्यू ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट प्रोसेस। अगर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जा रहा है नॉन फॉरेस्ट प्रोसेस के लिए, उससे जो पैसा आता है उससे वो पैसा कहाँ जाता है, कैंपा में जाता है। इससे इनिशिएटिव्स पहले भी किए गए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बहुत बड़ा एनिमल है, बर्ड है एक तरह से, राजस्थान में गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसका रिकवरी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर में भी यूज किया गया है। कैंपास इन्वॉल्वमेंट इंश्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड फॉर कॉज डायरेक्टली लिंक टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सस्टेनेबिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ टाइगर आउटसाइड रिजर्व प्रोजेक्ट क्या होगा, सेंट्रल लेवल पे एनटीसीए इसका मॉनिटरिंग करेगी, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे हर स्टेट में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, वो उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। डिविजनल लेवल पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे। तो ये ऐसे करके इसका पूरा पूरा ऑपरेशन किया जाएगा, है ना। कैंपा फंड्स के बारे में आपको बता दें, कैंपा फंड इज अ नेशनल लेवल कॉर्पस फंड वेयर द कंपनसेशन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम यूजर एजेंसी like industries when forest land is diverted for non-forest purposes deposited। ये पूरा कैंपा फंड के बारे में ही डिटेल्स दिया हुआ है। टाइगर के बारे में आपको बता दें, प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। प्रोजेक्ट टाइगर
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इसको चलाती है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया। इसके अकॉर्डिंग एक कोर बफर स्ट्रेटजी होता है, कोर एरिया जिसमें टाइगर सिक्योर रहते हैं, बफर एरिया जहां तक टाइगर जाते रहते हैं। टाइगर टास्क फोर्स बनाया जाएगा। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, अ टास्क फोर्स वाज सेट अप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इन कंट्री, जिसको टाइगर टास्क फोर्स बोलते हैं। फिर तीसरी एजेंसी की बात कर लेते हैं, एनटीसीए। एनटीसीए में बार बार नाम ले रहा हूं, एनटीसीए है क्या? एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन की एक अथॉरिटी है, उसके पास पावर है ना, पावर है उसके पास। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, वाइल्ड में रहने वाला जो लाइफ है, टाइगर एनिमल्स, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना था 1972 में, उसको अमेंड किया गया, चेंज किया गया 2006 में, और एक अथॉरिटी बनाया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर के लिए अलग से डेडिकेटेड। और साथ में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ की क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अलग से, टाइगर के लिए अलग से। सोचो 2005 में एस्टैब्लिश हुआ। फॉलोइंग द टाइगर टास्क फोर्स रिकमेंडेशन, द एनटीसीए एडमिनिस्टर्स प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एनटीसीए देखता है। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय एनटीसीए। एनटीसीए जो गाइडलाइंस देता है उसी के हिसाब से टाइगर रिजर्व को मैनेज किया जाता है। चेंजेस टू रिजर्व बाउंड्री रिक्वायर एनटीसीए रिकमेंडेशन एंड द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, एंड नो स्टेट गवर्नमेंट कैन डी नोटिफाई अ रिजर्व विदाउट दिस अप्रूवल। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं कर सकता किसी रिजर्व को विदाउट एनटीसीए का अप्रूवल। अब इस प्रोजेक्ट का जो अभी टाइगर प्रोटेक्शन आउटसाइड टाइगर रिजर्व जो लिया जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कन्फ्लिक्ट को कम किया जाए, कन्फ्लिक्ट ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट को कम किया जाए, मॉनिटरिंग को बढ़ाया जाए, एंटी पोचिंग, पोचिंग मतलब टाइगर को इलीगली किल करना है, एनिमल्स को इलीगली किल करना, तो एंटी पोचिंग मेजर्स लिए जाएं, टाइगर्स को कोई किल नहीं करे। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मिटिगेशन किया जाए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, लोकल कम्युनिटी को बहुत नॉलेज होता है, लोकल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, उसको इंगेज किया जाए। टाइगर के रहने वाले हैबिटेट को इम्प्रूव किया जाए, आसपास से इंक्रोचमेंट कम किया जाए, लोगों का आसपास रहने वाले लोगों का कैपेसिटी बिल्ड किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगा? मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग मिल जाए, कैमरा वैमरा का यूज होगा, ड्रोन्स का यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा टाइगर का मूवमेंट के लिए। और प्रे मतलब उसका जो प्रे होता है जिसको वो खाता है, हिरन वगैरह, उसको उसका मूवमेंट ट्रैक करने के लिए इन सब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इशू रियल टाइम अलर्ट्स, रियल टाइम में अलर्ट देना है कि हाँ अभी टाइगर 1 घंटे पहले यहाँ देखा गया, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले देखा गया है। ठीक है, आसपास के विलेजेस में एंटी पोचिंग पेट्रोल्स, पोचिंग टाइगर को इलीगली किल नहीं किया जाए इसलिए पेट्रोलिंग किया जाएगा, घूमा जाएगा। रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनेगा, मोबाइल यूनिट्स बनेगा, मोबाइल मतलब घूमता या यूनिट्स। 5 यूथ को ट्रेन किया जाएगा आसपास के लोकल एरिया से, है ना, जो 24/7 अवेलेबल रह पाए और ऐसे टाइगर वाइगर के टाइम पे विक्टिम्स को बचा पाए, है ना। जब तक फॉरेस्ट अथॉरिटी आती है उनके पास ट्रैंक्विलाइजर भी रहेगा जो एनिमल्स को सीधे सीधे बेहोश कर पाएगा। केजेस भी होगा, वेटनरी सप्लाईज भी होंगे। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड आउटरीच, हायर एंड ट्रेन लोकल यूथ फॉर ट्रैकिंग डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के लिए लोकल यूथ को हायर किया जाएगा। फ्रॉम विलेज वॉलंटियर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज रेगुलर अवेयरनेस एंड सेफ्टी वर्कशॉप, रेगुलर अवेयरनेस एंड सेफ्टी वर्कशॉप किया जाएगा। चैलेंज क्या होगा? इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, है ना, मल्टी लेवल इन्वॉल्वमेंट, सेंटर स्टेट डिवीजन डिस्ट्रिक्ट, रिस्क ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। बहुत सारा इंटर एजेंसी, बहुत सारे एजेंसी इन्वॉल्व रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो इसमें मल्टी लेवल इन्वॉल्वमेंट में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिले नहीं होना चाहिए। पूचिंग थ्रेट है, क्लाइमेट फैक्टर भी बहुत है, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, एनिमल्स बाहर आ जाते हैं, ड्राउट पानी खोजने बाहर आ जाते हैं, मैन पावर कई बार कम हो जाता है। फंडिंग, लॉन्ग टर्म रेगुलर फंडिंग सिर्फ कैंपस से नहीं होगा, कैंपस से शॉर्ट टर्म तो कर दिया हमने, है ना। अवॉइडिंग स्कीम ओवरलैप, टाइगर के लिए पहले से बहुत सारे स्कीम होंगे तो स्कीम ओवरलैप को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। The Tiger Outside Tiger Reserve (TOTR) is a pilot project marks a paradigm shift in India's approach to wildlife conservation. वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमारा एक पैराडाइम शिफ्ट है, हम कंजर्वेशन रिजर्व से बाहर भी अब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पायलट है, इससे सीखने को मिलेगा, जो गलतियां होंगी एडेप्ट किया जाएगा और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म पे स्केल किया जाएगा, स्केल मतलब बढ़ाया जाएगा, पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। टॉपिक नंबर 3, एनईपी 2020 एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एनईपी मतलब क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या लिंकेज है? तो देखो, हर कुछ सालों बाद, 20 साल, 25 साल, 10 साल बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी आती है। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा कि चलो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। अगर इंडिया को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा से ज्यादा होना पड़ेगा। ब्रीफ ऑफ एनईपी। द एनईपी एम्स टू मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। एनईपी चाहता है कि इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन के उभरे। क्या क्या फीचर्स हैं? इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल लेवल ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग जो होता है क्लास 12 के लेवल तक, उसमें हर बच्चे को एक्सेस मिले, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस का ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स लाला के हर बच्चे को एक्सेस मिले, इंडिया के हर बच्चे को इसका एक्सेस मिले। नो, यूनिवर्सल मतलब जिस जगह की बात हो रही है उस जगह के सब कुछ। इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया का सब, वर्ल्ड की बात हो रही है तो वर्ल्ड का सब कुछ, स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट में सब लोग, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेस। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस। 12th के बाद आर्ट एंड साइंस का सेपरेशन इतना हार्ड नहीं रहेगा। मल्टीलिंगुअलिज्म पे प्रमोट करने में फोकस रहेगा, इंडियन लैंग्वेज प्रमोट करने में फोकस रहेगा। अ सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा डिसएडवांटेज रीजन के लिए एंड ग्रुप्स के लिए। टारगेट सेट अंडर एनईपी। एनईपी के अंदर क्या क्या टारगेट है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अलाइनिंग विद एसडीजी 4। एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाएगा। एनईपी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 से क्या किया जाएगा? अलाइन किया जाएगा। अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स। फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल को अटेन करवाया जाएगा स्टूडेंट से कब तक? 2025 तक। 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो करवाना है प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 2030 तक, है ना। मतलब कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2030 तक प्री स्कूल मतलब बचपन से, थर्ड क्लास से लेकर 12th क्लास तक का इनरोलमेंट 100% हो जाना चाहिए। हायर एजुकेशन का इनरोलमेंट 50% हो जाना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले कम से कम 50% स्टूडेंट हो। जितने स्टूडेंट 12th एग्जाम दे रहे हैं उसमें से कम 50% जो है 2035 तक हायर एजुकेशन में जाए। अभी 30% तक जाते हैं। ब्रिंग बैक 2 करोड़ चिल्ड्रन टू द मेन स्ट्रीम थ्रू द ओपन स्कूलिंग। बहुत सारे चिल्ड्रन जो मेन स्ट्रीम में नहीं है उनको ओपन स्कूलिंग के थ्रू मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। मेजर हिट्स ऑफ एनईपी इन द इंडियन एजुकेशन सेक्टर। तो क्या क्या हिट्स हैं? स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है, इंक्लूसिविटी पे, हर किसी को इंक्लूड करने में फोकस है, डिस्टेंस लर्निंग पे भी फोकस है। बहुत सारे अब डिस्टेंस कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। एनआरएफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। रिसर्च पे और ज्यादा फोकस रहेगा। किस पे फोकस रहेगा? रिसर्च। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, कि आप बहुत सारा अलग अलग डिसिप्लिन का सब्जेक्ट ले पाओ, पढ़ पाओ, उस पर फोकस है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, 4 साल का कोर्स है, 4 ईयर में आपको डिग्री मिलेगा। आप 3 ईयर में भी कंप्लीट करो जाओ, अब आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 2 ईयर में भी आपको कुछ ना कुछ डिग्री मिल जाएगा। ड्रॉप आउट करते रहोगे, कुछ ना कुछ आपको डिग्री मिलेगा। कंटिन्यूअस एंड होलिस्टिक असेसमेंट होता रहेगा। की हाइलाइट्स फ्रॉम एडिटोरियल। एंटरप्रेन्योर्स आर क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्रूशियल ड्राइवर हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, जॉब क्रिएशन के और इनोवेशन के। As India aspires to become a 5 trillion economy and a global superpower, fostering an entrepreneurial mindset is vital. एक entrepreneurial mindset सेटअप करना vital हो जाता है। The national education policy aims to embed innovation and entrepreneurship within the Indian education system. Indian education system में entrepreneurship लाने का जो काम है वो किसका है? National education policy का है। National education policy 2020 provisions fostering entrepreneurship, flexible curriculum, allow a student to pursue interest and develop entrepreneurial mindset। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बोलता है कि स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट परस्यू करें और एंटरप्रेन्योरियल मतलब कुछ वैसा नया इनोवेटिव माइंडसेट लेकर के आए। रोट लर्निंग पे फोकस नहीं रहे, रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं रहे। क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज करता है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप कोई चीज को सोच पाओ, उसमें सही गलत को एनालाइज कर पाओ। क्रिएटिविटी पे फोकस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस रहेगा स्कूल लेवल से ही। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन लैब बन रहे हैं ऑलरेडी। टिंकरिंग लैब मतलब इनोवेशन लैब। बहुत सारे स्कूल में ये अटल टिंकरिंग लैब बने हैं जहाँ पे आप कुछ इनोवेट कर पाओ। देख रहे हो इन बच्चों को, यहाँ पे कुछ ना कुछ इनोवेट कर पा रहे हैं, वैसा ही अटल टिंकरिंग लैब्स बने हैं। 9500 प्लस अटल टिंकरिंग लैब। फोस्टरिंग मतलब बढ़ावा दे रहे हैं क्यूरियोसिटी को, क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को यंग माइंड्स में।
75 लाख प्लस स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज इन बिल्डिंग इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स को बिल्ड करना है, क्योंकि अगर आप कुछ नया करोगे, रिसर्च करोगे, तभी तो कंट्री आगे बढ़ेगी। एनईपी का और विजन क्या है? वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल मतलब कुछ स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ग्रेड 6 से ही स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, लाइफ स्किल्स को बढ़ावा देना, लाइफ में एडाप्ट कैसे करना है। परसिवियरेंस क्या है? परसिवियरेंस किसी चीज को कर, आप प्रिपरेशन कर रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल करते गए तो क्या है? परसिवियरेंस। इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपकी कैसे डेवलप होगी, टीम वर्क में आप कैसा हिस्सा बनोगे, ये सब लाइफ स्किल सिखाना बहुत जरूरी है। मेंटरशिप एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट, इंकरेजमेंट ऑफ कैंपस एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स, स्टूडेंट इनोवेशन हब एंड मेंटरशिप। चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलियर, फेलियर के टुवर्ड्स एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। promotes learning from failure, a key part of entrepreneurial learning. Challenges in fostering entrepreneurship, traditional mindset होना चाहिए, social aversion to risk and failure, preference for conventional career, conventional career के लिए क्या हो? preference हो, lack of exposure। ये entrepreneurship promote करने में जो challenges आते हैं वो क्या आते हैं? लोगों का mindset ये है, वही है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, है ना। बहुत सारे आपके स्कूल के दोस्त जो है ना सीधे सीधे इन्फ्लुएंसर बन गए, वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ के भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल माइंडसेट से काम नहीं चलेगा, आपको अपना माइंडसेट चेंज करते रहना पड़ेगा। आपको एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए, लैक ऑफ एक्सपोजर, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, या सिर्फ एक एक्सपोजर, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, खरी इससे काम नहीं चलता। टीचर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग एजुकेटर्स टू नर्चर इनोवेशन, एजुकेटर्स जो है वो इनोवेशन को प्रमोट कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नहीं हो। Many schools, colleges lack labs, incubation facilities or innovation fund. Inadequate industry linkage, weak connection between academic learning and real-world entrepreneurial ecosystem. Importance of entrepreneurship for India क्या होगा? Entrepreneurship का importance India के लिए क्या है? Wealth create होगा, job create होगा, innovation and self-reliance आएगा, demographic dividend and global workforce. Global workforce जो इंडिया का है वो यूटिलाइज हो पाएगा जितना ज़्यादा आप क्या करोगे? एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करोगे। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सीधे सीधे हमें लैब्स को प्रमोट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इनोवेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे, डिजिटल लाइब्रेरीज बनानी पड़ेगी, करिकुलम्स को रीडिजाइन करना पड़ेगा। पुराने करिकुलम से काम नहीं चलेगा कि रखो रट्टा लगा लो पूरा। कैंपस में स्टार्टअप्स कल्चर प्रमोट करना पड़ेगा, स्कूल के कैंपसेस में, कॉलेजेस के कैंपसेस में, हैकेथॉन्स, स्टूडेंट मीटअप्स, है ना, ये सब चीज करना पड़ेगा। स्टार्टअप मीटअप्स, इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का लिंकेज बिठाना पड़ेगा, इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेज। फिनटेक हब्स इन फाइनेंस कॉलेजेस, फिनटेक्स, है ना, यूपीआई वाली कंपनीज जो हैं आ रही हैं और फाइनेंस कॉलेजेस में अपना लेक्चर दे के जा रही हैं। कल्चरल चेंज लाना पड़ेगा, प्रमोट एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, रेजिलियंस एंड क्रिएटिव रिस्क टेकिंग, इंसेंटिव्स, एस्टैब्लिश इनोवेशन फंड, ग्रांट एंड स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये सारी चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। कंक्लूजन क्या है? NEP 2020 हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल है एक ग्लोबल हब में फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय नर्चरिंग दीज क्वालिटीज फ्रॉम द ग्रास रूट से ये क्वालिटीज को नर्चर करके टू अचीव द विजन ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंट नेशन। एम्बेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन इज नॉट जस्ट डिजायरेबल, ये क्या होता है? एसेंशियल भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस, रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स का स्पेस में नॉलेज बढ़ाने के लिए, स्पेस साइंस में नॉलेज बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रोग्राम है जिसको बोला गया है एनी स्पार्क्स। एनी स्पार्क्स के लिए जो आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर रनोज पेगू ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजा सीधे सीधे इसरो का हेडक्वार्टर की जाओ और वहां पे अवेयरनेस लेके आओ, नॉलेज लेके आओ, किसका? स्पेस का। तो एनी स्पार्क्स प्रोग्राम क्या है? डायरेक्टली ये आ सकता है GS5 में। इंटरैक्टिव सेशन विद सीनियर इसरो ऑफिसर्स के साथ में इंटरैक्टिव सेशंस हो, गाइडेड फैसिलिटी टूर्स हो, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर हो, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, ये फैसिलिटी का टूर कराना है ना, टूर वहां पे जाएंगे और जो भी फैसिलिटी बिल्ड होगी वहां पे टूर करके आएंगे, घूम के आएंगे एक तरह से, कहाँ कहाँ कैसे सैटेलाइट कंट्रोल हो रहा है, डीप स्पेस नेटवर्क कैसे बिछा रहा है इंडिया। UR राव सैटेलाइट सेंटर स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड एग्जीबिशन को देख के आएंगे, प्लेनेटेरियम को विजिट्स करके आएंगे। तो ये मेनली क्या है? वहां पे जाके रिसर्च नहीं कर रहे हैं, अवेयरनेस ले रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि स्पेस साइंस कैसे काम करता है।
नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स, ये इनिशिएट किसने किया? श्री अमित शाह जी ने। अनाउंस कब हुआ था? लास्ट ईयर 2024 में। पायनियरिंग इनिशिएटिव टू स्पार्क क्यूरियोसिटी इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एक्सपोजर विजिट फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट टू इसरो। इसरो किसको भेजना है? टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। 800 साइंस स्टूडेंट टोटल जाएंगे, हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से 100 स्टूडेंट जाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए ये सब फैक्ट्स फिगर क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस एंड एक्सपोजर, कि ज्यादा इनको अवेयरनेस मिले, ज्यादा एक्सपोजर मिले, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले। फर्स्ट हैंड मतलब किसी का सुना सुनाया बात इनको नहीं सुनना पड़े। शो केस ऑन गोइंग एंड फ्यूचर मिशन, इनको पता चले कि गगनयान कैसे लॉन्च होगा, फ्यूचर मिशन है ना, और क्या क्या आने वाले हैं, ऑन गोइंग मिशन कैसे काम करेंगे, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग हो। रीजनल इक्विटी है ना, बाकी ये जो 8 स्टेट हैं, इन 8 स्टेट्स को भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। प्रोग्राम को फंड किसने किया है? प्रोग्राम इज फंडेड बाय एम डोनियर, मतलब मिनिस्ट्री जो है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए वो इस प्रोग्राम को फंड कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट 40% पैसा देगी, मिनिस्ट्री जो है नॉर्थ ईस्ट वाली वो 60% पैसा देगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज द नोडल एजेंसी फ्रॉम इसरो टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इसरो का भी नेसाक करके एक नोडल एजेंसी होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इस प्रोग्राम को पूरा इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी रखेगा। इसरो आप सब जानते हो, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट लॉन्च, इंटरप्लैनेटरी मिशन एंड अप्लाइंग स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल बेनिफिट। सोसाइटल बेनिफिट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, इसके लिए इसरो बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डोनियर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एम डोनियर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लेट बना, 2001 में बना है। इसका पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने में है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हो, चाहे एजुकेशन का डेवलप हो, चाहे कनेक्टिविटी का डेवलप हो। नेसाक क्या है? नेसाक नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भी 2000 में बना एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर मेघालय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। पर्पस क्या है? टू प्ले अ कैटालिटिक रोल, कैटलिस्ट का रोल प्ले करना है ना, इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट एट ऑल पॉसिबल लेवल। सारे पॉसिबल लेवल पे आपको ये सपोर्ट मिल सके। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? शिलोंग में, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आज आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।